वेलकम टू द डायनेमिक एजुकेशन। डायनेमिक एजुकेशन के आज इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं सिमिलरिटीज ऑफ द ट्रायंगल के कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम जैसे थेल्स थ्योरम। आज हम स्टार्ट करते हैं। ये ट्रायंगल का पार्ट 2 आप तक हम लेकर आए हैं। चलिए हम पढ़ने पढ़ाने के सिलसिले को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट सिमिलरिटीज ऑफ द ट्रायंगल। तो सिमिलरिटी हमने पूरा कंप्लीट डिस्कशन किया फर्स्ट पार्ट में। फर्स्ट पार्ट यदि नहीं देखा है तो पहले फर्स्ट पार्ट आप ज़रूर देखें, क्योंकि उस पे ही बेस्ड आपको आज हम पढ़ाएंगे। देखो, सिमिलरिटी में जो हमने कंडीशन रखा था कि टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ एंड ओनली इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड इन सेम रेशियो, नॉट इक्वल आर इन सेम रेशियो। यदि वो सारे साइड सेम हो जाएंगे तो फिर तो वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो जो दो ट्रायंगल के यदि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं ना, उस ट्रायंगल को हम बोलते हैं, नाम दिया गया था इक्वी एंगलर। ठीक है, इक्वी एंगलर ट्रायंगल्स इसे हम बोलते हैं। समझ में आया? तो और इसका नाम जो था वो थेल्स बाबा। ठीक है, THALES लिखते हैं, थेल्स। ठीक है, थेल्स काफ़ी ये ग्रीक मैथमेटिशियन थे। मैंने ऑलरेडी बता चुका है कि ग्रीस में बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स का वो हुआ था, प्रचार प्रसार हुआ था, बहुत ज़्यादा इन्वेंशन हुआ है ग्रीस में। तो उन्हीं का हम लोग अल्फा बीटा जो गामा ये सब टर्म उन्हीं का ग्रीक वर्ड में यूज करते हैं। थेल्स जो थे ग्रीक मैथमेटिशियन थे। इनने इस चीज़ों को ऑब्जर्व किया था इस ज्योमेट्री में कि भाई दो यदि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हम बराबर लेते हैं उसे हम इक्यू एंगलर ट्रायंगल बोलते हैं। और जब उनने ये बोला था कि यदि कोई दो ट्रायंगल इक्वी एंगलर है तो उसके रेशियो ऑफ एनी टू कॉरस्पॉन्डिंग साइड इन टू इक्वी एंगलर ट्रायंगल इज ऑलवेज सेम। मतलब यदि दो इक्वी एंगलर ट्रायंगुलर है, मतलब इनके एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम है, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो बराबर हो जाएंगे। और इसी को हम बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, BPT। आपको BPT के नाम से आजकल थेल्स थ्योरम बोलिए या BPT बोलिए। ठीक है, तो ये चीज़ों को इनने ऑब्जर्व कैसे किया था, इस एक्टिविटी को देखते हैं कि इस एक्टिविटी को कैसे अपन करेंगे। एक सेकेंड, चलिए हम यहाँ से आपको एक लाइन ड्रॉ करते हैं हॉरिजॉन्टल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया और हम कुछ एंगल बनाते हुए हमने ये लाइन ऐसे ड्रॉ किया, सीधी लाइन नहीं खींचा, सॉरी। ठीक है, तो हमने ये लाइन ड्रॉ किया। अब हम हम ले लेते हैं, ये मान लो A है, ये X है। ठीक है, और ये हमने कोई AY लिया, दो ले लिया हमने। अब इसको ये जो AY है इसको 5 पार्ट में डिवाइड किया। अब ऐसा कोई जरूरी नहीं कि 5 में, 6 भी कर सकते हो, 7 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं 5 पार्ट में डिवाइड करता हूँ और इस तरह से डिवाइड करते हैं कि इक्वल पॉइंट लेते हैं, बराबर डिस्टेंस पे, जैसे आपका X एक्सिस पे Y एक्सिस पे होता है। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 हो गया, ये हमने 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया। इसका नाम दे दिया A P Q, P हो गया, ये Q, ये D R B, इस तरह से ले लिया नाम हमने। और इधर हमने कोई ले लिया नाम A ले लिया, मान लो। चले अब यहाँ तक पहले समझो तुम। तो अब हमने यहाँ क्या किया कि इसको इस तरह से लिया है, इसको ये पॉइंट को इस तरह से इस लाइन पे मार्क किया है कि AP बराबर है किसके, AP बराबर है PQ के, बराबर है QD के, बराबर है DR के, बराबर है RB के। इस तरह से लिया है, समझे? तो अब हम B को एज ए पॉइंट मानते हुए इस पे हमने यहाँ से स्केल रखा है इस तरह से, और बिल्कुल सीधी लाइन हमने ऊपर की ओर ड्रॉ कर दिया, ऊपर की ओर वर्टिकली खींच दिया, सॉरी। तो फिर से अगेन यहाँ खींचा गया, कोई बात नहीं है, मान लिया हमने। और ये इंटरसेक्ट करता है यहाँ पे, इसको मान लेते हैं A पे। A तो लिया नहीं, यहाँ A लिया हुआ है, तो हम यहाँ C मान लेते हैं। C पे इंटरसेक्ट किया। और एक और लाइन हमने यहाँ से सीधी खींची D पे, इसको मान लेते हैं हम E मान लेते हैं। समझ में आया? तो हमने अब इसमें हमने ऑब्जर्व करने वाली बात क्या थी? ऑब्जर्व करने वाली बात ये थी कि यदि मैं लिखूं ऐसे AD अपॉन DB का रेशियो लिखूं, DB का मैं रेशियो लिखूं, तो क्या बताओगे, बताइए। यदि ये एक यूनिट है, एक, ये टोटल कितना हो जाएगा? 5 यूनिट हो जाएगा। यदि आपने इक्वल में डिवाइड किया है एक यूनिट में, तो ये कितना हो जाएगा? 5 है।
ठीक है। और 5 का होने का मतलब तो फिर ये कितना हो जाएगा, 1 2 3 यूनिट ये होगा और ये 2 यूनिट ये होगा, तो इसका मतलब इसके जो रेशियो आएंगे कितना आएगा, रेशियो आपका 3/2 हो जाएगा, 3/2 आ जाएगा। तो अब बताइए कि अब देखो यहाँ यूनिट का कोई काम नहीं है, यहाँ यूनिट लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि कोई भी यूनिट लोगे तो रेशियो में क्या हो जाएगा, वो कैंसिल आउट हो जाता है। तो ये आपको कैंसिल आउट हो जाएगा यूनिट, तो आपका रेशियो 3/2 आ गया। तो आप जब स्केल से मेजरमेंट करेंगे कि भैया हम देखते हैं कि AE/EC का क्या रेशियो है, तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि AE/EC का भी आप ऑब्जर्व करोगे 3/2। और ये सी ऑब्जर्वेशन, क्योंकि देखो ज्योमेट्री में जो है ना, ज्योमेट्री का जो भी प्रूफ आप देखोगे वो ज्योमेट्री से ही मिलता है, ज्योमेट्री का प्रूफ ज्योमेट्री से ही मिलता है। उसमें कंस्ट्रक्शन करते हैं और उसको हम कंस्ट्रक्शन करके कि ये लाइन को ऐसे बढ़ाया, इसको ऐसे इंटरसेक्ट किया, और फिर हम उसको कुछ कॉन्ग्रुएंस या सिमिलर करके उसको हम प्रूव करने की कोशिश कर देते हैं। ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा नहीं एक्स्ट्रा नहीं लगता है दिमाग आपको, सिर्फ ज्योमेट्री का जो चीज़ है सोच के, क्योंकि ज्योमेट्री देखो, ज्योमेट्री ऐसा है नहीं कि जैसे APGP है सब तो आपको लिखना है और आगे आगे सॉल्व करते जाना है, लेकिन इसमें आपको चीज़ें आपके सामने है नहीं, आपको सोचना है कि अच्छा ऐसे साइड होगा, ऐसे साइड होगा, आपको दिमाग में विजुलाइज करना है। तो ज्योमेट्री जो है वो पूरे मैथमेटिक्स का एक तरह से मानो जान है। क्यों? क्योंकि फिजिक्स पे जो फिजिक्स के जितने भी आजकल फिजिक्स में जो इतना वास्ट यूज हुआ, मतलब फिजिक्स इतना आगे बढ़ा, वो जस्ट बिकॉज ऑफ ज्योमेट्री। ठीक है, क्योंकि जब अर्थ से यदि हम सन की या अपन मून की डिस्टेंस निकालने हो, तो भाई अपन इंच और टेप तो लेकर जाएंगे नहीं कि ऐसे नेम मेजर कर लेंगे। तो ये सब में भी पूरा का पूरा ज्योमेट्री ही यूज होता है। ठीक है, जो आज के डेट में हम अर्थ और मतलब अपने जो प्लेनेट्स का जो हम देखते हैं डिस्टेंस अपन मेजर कर लेते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें रिसर्च कर लेते हैं हम मून और अर्थ के बीच में। तो ये सब जस्ट बिकॉज ऑफ किसके कारण हो रहा है कि हम ज्योमेट्री हमें आता है, ज्योमेट्री में हम इतने एडवांस हो चुके हैं कि हमें कैलकुलेशन करना इजी हो जाता है, समझे। तो ज्योमेट्री इज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द मैथमेटिक्स। ठीक है, सो ज्योमेट्री में प्रूफ आपको ज्योमेट्री से मिलेगा। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, ये चीज़ें सोचो, ये कैसे सोच रहे होंगे वो, ज्योमेट्री में तो करते जाओ आप। तो उन्हें ये चीज़ फाइंड आउट किया और उन्होंने फिर अपने नाम पे थेल्स थ्योरम बना दिया कि भैया हमने एक थ्योरम दे दिया, आप भी करते रहो, कुछ मिल जाए तो बता दे, मेल कर देना। ठीक है, वो मैं उसको पब्लिश करा दूंगा। ओके, गेम से फुर्सत मिलेगा तब तो तुम सोचोगे, गेम में तो आजकल बच्चे बहुत बिजी हो गए हैं। ठीक है, चलिए इधर क्वेश्चन नहीं, हम पहले थ्योरम को प्रूव कर लेते हैं कि जो फर्स्ट थ्योरम अपना है उसको हम प्रूव करते हैं। तो मैं उस थ्योरम को लिख रहा हूँ यहाँ पे, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, आपको लिखने में टाइम यहाँ पे वेस्ट नहीं करूँगा। चलिए बच्चों, हमने थ्योरम लिख लिया, अब आपको इसका प्रूफ बताते हैं। ठीक है, कि ये बोल रहा है इफ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ द ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट द अदर टू साइड आर डिवाइडेड इन सेम रेशियो। दैट मीन्स, कहने का मतलब आपको ये थ्योरम इस तरह से, इसी को हम बोलते हैं थेल्स थ्योरम, इसको हम बोलते हैं थेल्स, THALES, थेल्स, या इसको बोल दो BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ भी लिया जाएगा कि स्टेट दैट द थेल्स थ्योरम या BPT थ्योरम एंड प्रूव दैट, तो आप इसको इजीली प्रूव कर सकते हो, मैं अभी बताता हूँ। ठीक है, तो पहले मैं कहना क्या चाह रहा है कि ये कहना चाह रहा है कि ये कोई ट्रायंगल है, बोल रहा है कि यदि लाइन ड्रॉ किया जाए किसी साइड का, मैं मान लेता हूँ ये हमारा इजी साइड पड़ता है देखने के एंगल से, ये करूँगा तो आपको थोड़ा विजिबिलिटी में दिक्कत होगा, ये सामने हमारा सीधा दिखता है, तो हम इसके पैरेलल ABC, हमने जो लाइन लिया ABC, ठीक है, और इसको यहाँ से कोई लाइन गया। अब ये कोई नहीं समझ लेना कि इसको ये बराबर एकदम बिल्कुल डिस्टेंस पे बराबर हमने कट किया, इधर ये ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है। तो पैरेलल इसको लाइन खींचा और ये DE पैरेलल लाइन हमने खींच लिया, समझ में आया। टू वन साइड ऑफ द ट्रायंगल इंटरसेक्ट द अदर टू साइड, मतलब अदर टू साइड को इंटरसेक्ट किया इसने, डिस्टिंक्ट पॉइंट मतलब अलग अलग पॉइंट पे DE पे। द अदर टू साइड आर डिवाइडेड इन सेम रेशियो, मतलब अदर टू साइड जो था ना, जिस साइड के सामने हमने खींचा उसके अलावा अदर टू साइड यही बचा, तो इनको वो सेम रेशियो में डिवाइड करता है। कहने का मतलब थ्योरम ये हुआ कि अगर इफ DE पैरेलल टू BC, देन ये आपको गिवन है, ठीक है। आपको प्रूव करना है कि जो ये BC है, मतलब AB और AC,
ए बी और ए सी का जो है रेशियो ये सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ए बी और रेशियो को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो ए डी अपॉन मतलब ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ए ई अपॉन ई सी, ठीक है, ए ई अपॉन ई सी ये है। तो इसको आप देखो प्रूफ जो है वो किताब वाला जो प्रूफ है वो भी आप कर सकते हो और ऐसे लॉजिकली भी इसको सोच सकते हो। मैं आपको दोनों तरीके से बता दूँ, पहले मैं आपको ऐसे प्रूफ करके बता देता हूँ जो आपको किताब में दिया गया है। तो आपको बेसिक कंस्ट्रक्शन तो करना ही पड़ता है, आपको पता है कि हम बेसिक कंस्ट्रक्शन करते हैं कि लेट बी ई को आप ज्वाइन कर दो इस तरह से, ठीक है, और इसको ज्वाइन कर दो, ओके, और फिर यहाँ से आप परपेंडिकुलर, यहाँ से आप इस यहाँ से परपेंडिकुलर डाल लो और यहाँ से परपेंडिकुलर डाल लो, ठीक है। वैसे आप इसको किताब से भी देख सकते हो, बट मैं यहाँ से आपको समझा दे रहा हूँ, बाकी आप मेरे जो लॉजिकली समझाऊंगा उसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा। तो देखो ये बराबर हो गए, ठीक है, सॉरी ये परपेंडिकुलर हमने डाल दिया। अब परपेंडिकुलर डाल दिया तो हम एरिया, हमें पता है एरिया, यदि मैं लिखूँ एरिया ऐसे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, अभी जो हमने ये डाला इसका नाम देते हैं एन और एम, एन और एम पे हमने इसको परपेंडिकुलर डाला। तो जो एरिया होगा ट्रायंगल ए डी ई का जो एरिया होगा वो कितना होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो हाफ इंटू बेस कितना है भाई साहब, ए डी ई, देखो घुमा नज़र गड़ा के देखो, ए डी ई, ए डी ई, ए डी ई में ये है, ए डी ई में हाइट कौन सा है, ये है, बेस कौन है, बेस कौन है, ए डी। तो हम यहाँ से लिखेंगे कि हाफ इंटू ए डी इंटू ई एन, ए डी इंटू ई एन, ओके। तो इसी तरह से यदि मैं लिखूं एरिया ऑफ मतलब एरिया हमने ट्रायंगल इसका लिख लिया, अब जो है ए डी का हमने लिख लिया। अब जो हमारा आगे जो लिखेंगे सिमिलर बी डी ई, बी डी ई कहाँ दिख रहा है आपको, बी डी ई, बी डी ई, बी डी ई, बी डी ई, ओके भाई, यस यस, बी डी ई हमने लिया, बी डी ई। तो बी डी ई आपको दिख रहा है, ये बी डी ई में आपको यदि एरिया लिखूँ मैं, बी डी ई होगा बी ट्रायंगल बी डी ई में यदि मैं इसका एरिया लिखूं तो हाफ इनटू बेस क्या है भाई साहब, बेस क्या है, बी डी, बेस क्या है, बी डी, बेस आपका है बी डी, इनटू हाइट क्या है, हाइट देखो इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल से इस ट्रायंगल जो आपको दिख रहा है ये ट्रायंगल में हाइट क्या है, यही तो है हाइट, हाइट क्या है, यही तो है हाइट। अरे इस ट्रायंगल को आप यदि आगे की ओर बढ़ाते हो, इसकी बेस को आगे की बढ़ाओगे तो हाइट कोई ज़रूरी थोड़े ना है कि अंदर ही हाइट मिले। आपने पढ़ा होगा ना कि हाइट कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा हाइट अंदर ही मिले। जब आपका ट्रायंगल जो इसको कौन सा है ट्रायंगल बोलते हैं हम, एक्यूट एंगल होता है और एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल और ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। देखो जब ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल मतलब वो 90 डिग्री से एंगल ज़्यादा हो जाता है तो उसमें हाइट तो हमेशा क्या आएगा, इधर ही आएगा हाइट, ठीक है। तो यही हाइट होता है ट्रायंगल का ऑब्ट्यूस में। तो ये एक ऑब्ट्यूस ही तो है, ये आपका ये जो ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल आपको ये ऑब्ट्यूस है तो इसका हाइट ये हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा ई एन। समझ में आया। तो डैट मीन्स हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि इसमें क्या है आपका कि, तो यहाँ से जो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई लिखेंगे वो हम क्या लिखेंगे, एक तरीके से और लिखा जा सकता है ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई ट्रायंगल ए डी, इसमें हाइट ये भी तो है हाइट, तो इस बार बेस क्या हो जाएगा, ए ई हो जाएगा, इस बार बेस क्या हो जाएगा, हाफ इंटू ए ई इंटू डी एम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है, डी एम, एंड एरिया ऑफ डी, अब की बार डी एम डी ई सी, ये इसका लिखेंगे डी ई सी, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी, ठीक है। तो इसका क्या लिखेंगे, हाफ इनटू बेस क्या हो जाएगा, ई सी, बेस इज ई सी, और हाइट क्या हो जाएगा, डी एम, हाइट डी एम, समझे, हाइट हो जाएगा डी एम। अब आप यहाँ से क्या ऑब्जर्व करेंगे कि आप देखेंगे जब इसको डिवाइड करेंगे ए डी अपॉन, और इसको अलग अलग दोनों को डिवाइड करते हैं हम, मतलब इन दोनों के रेशियो को, तो जब आप यहाँ से डिवाइड करो, मैं यहाँ लिखता हूँ यहाँ से ट्रायंगल एरिया ट्रायंगल ए डी ई डिवाइड बाय एरिया ट्रायंगल बी डी ई इक्वल होगा किसके, हाफ, देखो मैं यहाँ पे लिखूंगा
नहीं, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। देखो हाफ से हाफ तो कैंसिल कर दोगे आप, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, और क्या कैंसिल हो जाएगा, ई एन से ई एन कैंसिल हो जाएगा, आएगा क्या आपका ए डी अपॉन बी डी आ जाएगा। तो मैं ऐसा डायरेक्ट लिख रहा हूँ ए डी अपॉन बी डी, समझ में आया, ए डी अपॉन बी डी आ जाएगा। इसी तरह से मैं इसी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी एरिया, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, ये हाफ से हाफ कैंसिल होगा, डीएम से डीएम कैंसिल हो जाएगा, मतलब ए ई अपॉन क्या आएगा, ई सी आएगा, ए ई अपॉन ई सी आ जाएगा ना। तो अब यहाँ से हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे ए डी ई इक्वल और डिवाइड बाई ये है और इस तरफ ये है, तो हमें प्रूफ क्या करना था, हमें प्रूफ क्या करना है ये बताओ। हमें ये प्रूफ करना है कि क्या कि ये जो रेशियो है बराबर है, और हमें दिख भी रहा है। लेकिन भैया इस तरफ बराबर करोगे तभी तो दिखेगा ना आपको, तभी तो, ऐसे थोड़ी ना है कि इसको बराबर कर देंगे, पहले इस तरफ का बराबर करो फिर ये दोनों बराबर कर देंगे। तो हम क्या यहाँ देखेंगे, दिमाग लगाएंगे कि सेम बेस पे, इतना तो आप जानते होंगे 9th में पढ़ा होंगे कि सेम बेस पे बना हुआ ट्रायंगल, जैसे ये बेस सेम है और ये एक इधर बेस है, तो यदि यहाँ से दो ट्रायंगल बनता है, जैसे मैं यहाँ से ये मैंने ये क्वाड्रेटर बनाया, ये आपका बेस है, इसी बेस पे दो ट्रायंगल यदि बनाया गया है, इसी बेस पे यदि दो ट्रायंगल बनाया गया है, तो ये जो ट्रायंगल आपको ए बी सी डी, आपको इसमें ए बी सी और डी बी सी का जो एरिया होगा वो क्या होगा, समान होगा, एरिया क्या होगा, समान होगा। और ये आप पढ़ोगे जब मैं आपको एरिया और वॉल्यूम वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा ना, उसमें पढ़ाऊंगा, समझे। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि जब आप इसका बराबर कर दोगे, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई सी एंड, सॉरी ये ट्रायंगल हमने ये लिया है ना, ऐसे लिया है, तो इसको लेंगे डी बी डी एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई बराबर है एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी। और जब एरिया ऑफ ट्रायंगल दोनों को बराबर है तो इसका मतलब ये क्या हो जाएंगे, ये इक्वल हो जाएगा, ये दोनों इक्वल हो जाएगा। और ऊपर तो ऑलरेडी इक्वल है, ऊपर तो ये क्या है, ऑलरेडी इक्वल है। तो इसके जगह पे आप ये रख दो, इसके जगह पे ये रख दो, तो ये भी आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा बी डी ई, और ये इस तरफ इक्वल। तो डेट मीन्स हम यहाँ से कह सकते हैं कि इस साइड भी क्या हो जाएगा, ये दोनों ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, समझे, समझ में आ गया। अब हम देखो इसको ऐसे और कैसे प्रूव कर सकते थे कि मैं सिमिलरिटी से प्रूव कर सकते थे, कैसे, सिमिलरिटी से। तो आपने यदि सिमिलरिटी मैंने बता रखा है थोड़ी बहुत तो सिमिलरिटी के बारे में, तो सिमिलरिटी के क्या क्या कंडीशन है वो आप जानते हो। यदि सिमिलरिटी की कंडीशन जानते हो तो इसको बेसिकली भी सोच सकते हैं। चलो जब हम सिमिलरिटी का कंडीशन पढ़ेंगे ना, सिमिलरिटी का कंडीशन, तब हम फिर बता देंगे आपको वहाँ पे, ठीक है। सिमिलरिटी का कंडीशन पढ़ेंगे फिर हम बताएंगे वहाँ पे। तो अब इसका जो है कन्वर्स जो है वो भी ट्रू है। और इसका कन्वर्स क्या होगा, इसका कन्वर्स ये होगा कि यदि कोई ट्रायंगल है, कन्वर्स इसका यही होगा ना कि यदि कोई ट्रायंगल है आपका, यदि कोई ट्रायंगल है ऐसे ए बी सी, और उसमें क्या था कि यदि कोई लाइन पैरेलल है तो वो इस रेशियो में आएगा। ये यहाँ पे बताया गया कि कोई लाइन है यहाँ से, ठीक है। और ये जो है ये इफ़ यहाँ दे रखा है कि ए डी और ये मान लेते हैं, तो यहाँ दे रखा है ए डी अपॉन डी बी इक्वल है ए ई अपॉन ई सी के। यदि ये इक्वल हैं, रेशियो बराबर हैं, तो डी ई जो है वो पैरेलल होगा किसके, बी सी के, ठीक है। ये इसका कन्वर्ज है, ये इसका क्या है, कन्वर्ज है, समझे। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। और इस चीज़ को आप एक एक्टिविटी से भी समझ सकते हो, आपको एक्टिविटी आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, ठीक है। उस एक्टिविटी को आप देखेंगे, आप दो ऐसे लाइन खींचना, उसको फिर इक्वल पार्ट में डिवाइड करके देखना, आपको रेशियो बराबर करके देखना, फिर उसमें देखना कि सारे उसमें बराबर मिलेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि वो पैरेलल है, तभी तो बराबर है। समझ में आया। तो आप इसे करके देखना, ज़रूर करेंगे, ठीक। मैं इसको ऐसे बताता हूँ, मैं इसको आपको ऐसे बताता हूँ कि मान लिया जाए आपको कि ये ट्रायंगल है, ये लाइन मैंने खींच दिया, ये
ये B, ये C है, और ये D और ये E है। मान लेता हूँ मैं ये साइड 48 है और ये साइड 56 है और ये साइड 42 है और ये 49 है। अब देखो वैल्यू तो अलग अलग है, लेकिन इसकी जब मैं रेशियो लूँगा AD अपॉन डी बी का रेशियो लूँगा तो ये कितना आएगा 48 अपॉन 56, और ये कितने बार में जाएगा बताओ, कितने बार में जाएगा? 6 से जाएगा क्या? 8 छक 48 और 14 छक 56, 14 चौक 56 नहीं, 8 से चला जाएगा ये, 8 छक 48 और 8 से 56, मतलब ये आएगा रेशियो कितना आएगा 6:7। और जब इसके रेशियो करेंगे तो ये भी क्या आएगा 42 अपॉन 49। अब 42 मतलब 7 छक 42 और 7 7 49, तो 6:7 आया। अब आप एक बात बताइए, सोचो ढंग से कि भैया आपका ये भी रेशियो, इसके भी रेशियो जो है क्रॉसपोंडिंग रेशियो बराबर है, इसके भी क्रॉसपोंडिंग रेशियो बराबर है। इस क्रॉसपोंडिंग रेशियो क्या है? बराबर है। ये भी 6:7 में है और ये भी 6 क्या है 7 में है। तो आप यहां से ये नहीं कह सकते जब इसकी रेशियो यहां से बराबर है तो डेट मीन्स इसका मतलब तो ये हुआ कि ये दोनों क्या करेगा, ये सेम पॉइंट पे कट करेंगे। ये क्या करेगा? सेम पॉइंट पे कट करेगा। ठीक है, ये क्या होगा, दोनों सेम पॉइंट पे, मतलब यहां से इस तरफ से लेंथ लेंगे, इस तरफ से लेंथ लेंगे, तो ये क्या करेगा, दोनों सेम लेंथ पे कट होगा। समझ में आया? अरे समझ में आया या नहीं आया बता दो। अब देखो यहाँ पे आपको इसमें समझने में दिक्कत इसलिए हो रहा होगा क्योंकि मैंने क्या किया है कि मैंने ट्रायंगल को सिंपली आपको समझाने के लिए ले लिया, लेकिन एक्चुअल में ऐसे थोड़े ना बनेगा। एक्चुअल में यदि जब आप बनाओगे तो ऐसे बनेगा ना भैया, क्योंकि आप ये 56 लिया है और ये 49 लिया है आपने, ये 49 लिया है, तो ये वाला तो आपका कम होगा, ये ज़्यादा होगा। अब बोलेगा सर ये कम और ये ज़्यादा होगा तो फिर पैरेलल कैसे होगा? तो देखो इसको ऐसे समझो, ऐसे समझो तुम। ठीक, अब जैसे हाँ ये ज़्यादा होगा, ये हमने ये लिया ऐसे, समझे? तो ये अब जो मैं बता रहा हूँ जो उसको समझना कि ये ऐसे होगा, ठीक है, ये ऐसे होगा, और हम जो 2 लाइन खींच रहे हैं वो ऐसे खींचेंगे इसके क्रॉसपोंडिंग। तो अब ये लेंथ कितना, अब ये लेंथ देखो 56 होगा, लेंथ तो 56 है और इसकी 49 है, इसकी 48 है और इसकी 42 है। समझ में आया? लेकिन इसके रेशियो क्या है 6:7 और इसके 6:7। डेट मीन्स ये जो लाइन है ना, ये जो डिस्टेंस है ये बराबर है। ठीक है, तो बराबर का मतलब ये 56 है, इस वजह से ये क्या होगा, ऐसे नीचे की ओर खींचेगा, ज़्यादा होगा, और ये 49 है, ये कम होगा, तो ये थोड़ा सा ऊपर होगा। लेकिन है दोनों बराबर, ये पैरेलल है दोनों, क्या ये दोनों पैरेलल है। समझ में आया? तो वैल्यू में अलग अलग हैं लेकिन रेशियो बराबर है, इस वजह से क्या होगा, ये दोनों पैरेलल होगा। समझ में आया? अरे समझ में आया या नहीं आया? तो यहाँ पे ये भी तो लगा सकते थे ना कि इसमें क्या बोला था थेल्स बाबा ने कि भैया यदि पैरेलल होगा तो ये रेशियो बराबर है, और जब ये रेशियो बराबर है तो इसका मतलब क्या होगा, आपका जब ये रेशियो बराबर आ रहा है, ये रेशियो बराबर आया तो इसका मतलब ये पैरेलल होगा। सिंपल सी बात है, चलिए। तो आप इसके एक एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी को खुद करना तो और ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगा। ठीक है, सो अब हम आगे बढ़ते हैं। सो जो अभी तक हमने आपको बताया उसके पे हम एक क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन है कि यदि कोई ट्रायंगल है पी क्यू ये पी क्यू आर एंड एस टी, ये एस टी है, और आपको ये गिवन है कि पी एस अपॉन एस क्यू इक्वल है पी टी अपॉन टी आर के, मतलब पी एस अपॉन एस क्यू इक्वल है पी टी अपॉन टी आर के। ठीक है, और एंगल आपको एंगल पी आर क्यू इक्वल दिया हुआ है एंगल पी एस टी के, मतलब ये एंगल पी एस टी और आर क्यू ये बराबर दे रखा है। तो पूछ रहा है कि आपको बोल रहा है कि प्रूव करो कि ट्रायंगल पी क्यू आर जो है वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे, पहले देखो सबसे पहले तो ये दिमाग लगाएंगे कि आपको पी एस अपॉन ये रेशियो बराबर दे रखा है। ये रेशियो बराबर देने का मतलब यहाँ पे क्या करेंगे हम, बाय द कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम, यदि रेशियो बराबर है तो ये लाइन पैरेलल होगा, ये लाइन पैरेलल होगा किसके, पैरेलल हो जाएगा एस टी पैरेलल हो जाएगा किसके, एस टी पैरेलल हो जाएगा क्यू आर के।
ये तो हमने थ्योरम पढ़ लिया भाई। और जब भैया ये पैरेलल हो जाएंगे, ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे, तो ये लाइन क्या हो जाएगा, ये लाइन बराबर नहीं हो जाएगा। जब ये पैरेलल हो जाएगा तो ये लाइन बराबर, मतलब सॉरी, ये एंगल बराबर हो जाएंगे, क्रॉसपोंडिंग एंगल। ठीक है, तो क्रॉसपोंडिंग एंगल बराबर का मतलब एंगल पी एस टी इक्वल हो जाएगा एंगल एस क्यू आर के। एस क्यू आर ले लो या पी क्यू आर ले लो, यहाँ से ले रहे हैं तो हम पी क्यू आर ले लेते हैं। पी क्यू आर एंगल ये बराबर हो जाएगा। अब जब ये एंगल बराबर हो जाएगा और आपको एक एंगल क्या दिया है बराबर, आपको इस तरफ दिया है कि पी आर क्यू और पी एस टी बराबर है, तो डेट मीन्स यहाँ से आपका क्या आएगा, आपका ये पी एस टी बराबर, तो ये इसका मतलब पी आर क्यू ये और ये बराबर हो जाएगा एंगल पी क्यू आर। अब आप देखो पी आर क्यू का है, पी आर क्यू और पी क्यू आर। अब ये दोनों एंगल क्या हो गया भाई साहब, बराबर हो गए। ये दोनों एंगल क्या हो गए, ये अल्फा तो ये भी अल्फा। ठीक है, अब ये दोनों बराबर हो गए तो आपको पता है किसी ट्रायंगल के दो एंगल बराबर हो जाते हैं तो उसके क्रॉसपोंडिंग साइड क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो ये साइड मतलब पी क्यू साइड जो है वो पी आर के इक्वल हो जाएगा, पी आर के इक्वल होगा। डेट मीन्स ये क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। डेट मीन्स ये क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो इसी पे आपका वेस्ट आपको 6.2 चैप्टर मिलेगा, इसको आप सोल्व कीजिएगा। ठीक है, और मैं बाकी मैं क्वेश्चन तो इस पे कराऊंगा ही, जब आगे का सेशन जब हम लेके आएंगे ना उसमें हम क्वेश्चन कराएंगे इस पे, लेकिन आप इसको करते रहिएगा। ठीक है, और हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे क्राइटेरिया फॉर द सिमिलरिटीज ऑफ द ट्रायंगल, क्राइटेरिया फॉर द सिमिलरिटीज ऑफ द ट्रायंगल। ओके, सो चलिए आज हम आपको जाने से पहले एक और टॉपिक पढ़ा देते हैं, एरिया ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल। क्योंकि मैंने एरिया ऑफ यहाँ मैंने जो बताया था कि इतने सारे जो वैल्यू बराबर होते हैं, मतलब ये रेशियो बराबर होते हैं, यहाँ पे मैंने एरिया का जिक्र नहीं किया था। मैंने बोला था एरिया बाद में बताऊंगा, तो मैं आपको पहले एरिया आज बता देता हूँ, फिर हम इस सेशन को एंड करेंगे। ठीक है, तो एरिया के बारे में हम पढ़ लेते हैं, देखते हैं एरिया क्या होता है इसके। तो आप जैसा कि जानते हो कि एरिया क्या होता है, एरिया जब हम लेंथ को मेजरमेंट करते हैं, लेंथ को मेजरमेंट करोगे तो आप क्या होता है, सेंटीमीटर में मेजरमेंट करते हो या मीटर में या किलोमीटर में, ऐसे मेजर। जब एरिया मेजरमेंट होता है तो क्या होता है, इसी का स्क्वायर में आता है, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, ये आता है, एरिया आता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि वैसे तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो इसको कि जो इसका जो रेशियो होगा, ये जो हमने पढ़ा था, ये जो रेशियो हमने पढ़ा था कि ये रेशियो बराबर होते हैं, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट ये कह देंगे कि जो इसके जो रेशियो है ना वो एरिया इसके क्या होगा, रेशियो इसके स्क्वायर के बराबर होगा। समझे, इसके स्क्वायर के बराबर होगा, क्योंकि स्क्वायर में ही तो एरिया, मतलब ये तो लेंथ हो गया, इसका स्क्वायर कर दो तो आपको एरिया में मिलेगा। लेकिन हमें इसे प्रूव करके बताना होगा, ऐसे हम मानने वालों में से नहीं है, ऐसे तो आप मानोगे नहीं। तो हम चलते हैं, इसको प्रूव करते हैं। तो थ्योरम तो आप जानते हो कि रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू ट्रायंगल आपको प्रूव करना है इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। और करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो हमने लिख रखे हैं, उसी के रेशियो के हमको बराबर मतलब स्क्वायर का प्रूव करना है। तो चलिए हम प्रूव करते हैं। आपको कंडीशन क्या गिवन है, कंडीशन गिवन है मैंने यहाँ पे आपको ये एल्टीट्यूड ड्रॉ कर लिया, क्योंकि भाई एल्टीट्यूड डालोगे तभी तो आपको एरिया मिलेगा ना। यहाँ पे आपको वो तो थ्योरम लगाओगे नहीं, क्या बोलता है हीरोज थ्योरम, ए डी पी मान लेते हैं, पी क्यू आर एन, ये एम मान लिया। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, समझ में आया। तो यदि मैं यहाँ पे यदि मैं साइन थीटा वाला यदि फॉर्मूला आप जानते हैं ना, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो ये प्रूफ इतना ज़्यादा बड़ा नहीं होता, लेकिन वो आपके लिए ज़्यादा अभी हेल्पफुल नहीं होगा, ये आप पढ़ो, उसको मैं बता दूंगा। ठीक है, कि एक ट्रिग्नोमेट्री वाला यहाँ पे एप्लीकेशन लगा के कैसे इसको हम निकाल सकते थे। सो आप अभी ये देखो जो आपका किताब में दे रखा है, जो पूछता है। ठीक है, देखो ए एम और हमने परपेंडिकुलर डाल दिया, और आपको गिवन क्या है, गिवन यही है कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है किसके, ट्रायंगल पी क्यू आर के। समझ में आया, ये आपको गिवन है। अब ये गिवन है तो इसमें आप जानते हो इसमें सारे इन्फॉर्मेशन छुपा हुआ है। मतलब इन्फॉर्मेशन मतलब ये है कि इसके करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो जाएंगे, इसके साइड का रेशियो बराबर हैं। ठीक है, तो आपको प्रूव क्या करना है, अब हम बी प्रूव डेट क्या है, प्रूव डेट हमको ये करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर
इक्वल होगा किसके, ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू के स्क्वायर का, या बी सी अपॉन करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लिख लो और उसका स्क्वायर कर दो, ठीक है, सी ए अपॉन आर पी के स्क्वायर का। तो ये आपको बराबर प्रूव करना है। तो चलिए हम फाइंड करते हैं। तो दो जो एरिया हमें ट्रायंगल दिख रहा है यहाँ पे, उसमें एल्टीट्यूड हमने ये ए एम और पी एन है। तो हम अब एरिया लिखते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी का जो एरिया हो जाएगा, एरिया कितना होगा, हाफ इंटू बी सी इंटू ए एम। यहाँ तक कोई दिक्कत, अरे यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। चलो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर अब हम ले रहे हैं, तो इसमें क्या लिखेंगे, पी क्यू आर हाफ इंटू क्यू आर बेस इंटू पी एन। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया, ये हमने लिख लिया, ठीक है। हमें प्रूव क्या करना है, इसके स्क्वायर का। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमको क्या करना पड़ेगा, इसके मल्टीपल तो कहीं ना कहीं लाना पड़ेगा। तो हम इसको पहले तो रेशियो लेते हैं, क्योंकि इसी का रेशियो हमें करना है। तो पहले रेशियो ले लो, और रेशियो पे देखेंगे कि जब यहीं पे रेशियो ले लूँ, चलिए अलग ले लेते हैं। ट्रायंगल ए बी सी रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू आर। हाफ से आप कैंसिल कर दो, हाफ से आप कैंसिल कर दिए, बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू इंटू ए एम अपॉन पी एन, ए एम अपॉन पी एन। ओके, सो अब हम आगे क्या देखेंगे, हमें आप इसका मतलब कि हमें इसमें कहीं ना कहीं यहाँ से हटाना होगा, क्योंकि हमें तो लाना है ए बी में के फॉर्मेट में। तो यहाँ से इसको हटाना, इसको रिमूव करना होगा। तो ये चीज़ों को हटाने के लिए हमें क्या कर लेना पड़ेगा, हेल्प लेना पड़ेगा किसके, इस ट्रायंगल के, ट्रायंगल ए बी एम और ट्रायंगल पी क्यू एन, इसका हेल्प लेना, पी क्यू एन का और इसका। तो ये दोनों सिमिलर नहीं है क्या, अरे ये दोनों सिमिलर है या नहीं है, बता दो कैसे सिमिलर है। देखो सिमिलरिटी का हमने अभी क्राइटेरिया नहीं बताया है, ठीक है, लेकिन फिर भी इतना तो आप मैंने पहले के वीडियो में बता रखे हैं कि दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर तभी होंगे जब करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो जाए, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो जाए। तो करस्पॉन्डिंग एंगल तो बराबर होगा ही भैया, क्योंकि आपको पहले ही दे रखा है ये दोनों सिमिलर है, और सिमिलर है इसका मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, बराबर है। तो मतलब बी, इस ट्रायंगल में बी और इस ट्रायंगल के क्यू तो बराबर है, इस ट्रायंगल के बी और ये क्यू क्या है, बराबर है, ठीक है, ये तो बराबर है। अब इसके बाद और क्या देख रहे हैं कि ये 90 है, तो ये भी तो 90 है भैया, ये 90 एंगल एम लिख देता हूँ, और एंगल एन जो है ये दोनों 90 है। और मैंने पहले ही बता रखा है कि यदि किसी दो ट्रायंगल के अंदर दो एंगल बराबर हो जाते हैं तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है बाय द प्रॉपर्टी ऑफ द एंगल प्रॉपर्टी, बाय द सम ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल, क्योंकि टोटल सम 180 होगा, ठीक है। तो आप यहाँ से हम क्या कहेंगे कि तीनों एंगल मतलब एंगल बी ए एम इक्वल होगा किसके, क्यू पी एन, ठीक। अब ये दोनों बराबर, तो इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। अब सिमिलर होने का मतलब हम यहाँ से क्या लिखते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर हो जाएगा। और करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो का मतलब हम इसको क्या लेंगे, हमें देखो ए एम ए पी एन हटाना है, तो ए एम और पी एन का रेशियो लो। तो ए एम अपॉन पी एन का रेशियो क्या लिखेंगे बताओ, ए एम अपॉन पी एन मतलब ये हमने ये और ये एंगल बराबर था, तो इसके करस्पॉन्डिंग में ए एम लिया, तो इसके करस्पॉन्डिंग में हमने पी एन लिया, ठीक है। अब हम क्या लेंगे, अभी हमें ये हमें पता है, ये हमें ए बी लाना है ना, ए बी लाना है हमें ए बी, तो हम ये एंगल लेंगे, ना कि ये एंगल लेंगे, हमें ये एंगल 90 वाला लेना होगा। तो ये कितना है, ए बी है 90 के सामने, यहाँ 90 के सामने पी क्यू है, समझ में आया। तो इसी तरह से सिमिलरली हम इसी तरह से इसको भी तो लिख सकते हैं, ए बी सी और पी क्यू आर, ये दोनों क्या है, सिमिलर है। अब जब ये दोनों सिमिलर हैं तो करस्पॉन्डिंग इसके रेशियो है, मैं लिख लेता हूँ। अब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ये तो पहले ही बता रखा था, इसका करस्पॉन्डिंग रेशियो क्या लिखाएगा, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने लिखने का तरीका बता दिया है पहले, ठीक है, सी ए अपॉन आर पी, ये करस्पॉन्डिंग रेशियो आएगा बाय द सिमिलर ट्रायंगल से, ठीक है। अब यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है कि ए एम अपॉन ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू क्या है, बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर है या नहीं है बता दो। और यहाँ पे ए एम की जगह क्या दिख रहा है, ए बी अपॉन पी क्यू दिख रहा है। तो आप इसमें से किसी का भी एक का वैल्यू यहाँ पे ए एम के जगह पे यहाँ पे पुट कर दो, ए बी, ठीक है। यहाँ पे मैं यदि पुट कर देता हूँ, देखो बी सी अपॉन क्यू आर को तो रहने दो, यहाँ पे समझ में आया, बी सी अपॉन क्यू आर को रहने दो, और ए एम के जगह पे क्या रख दो, ए बी इन अपॉन पी क्यू।
और जब ए बी अपन पी क्यू रख दें और ए बी अपन पी क्यू किसके बराबर है, बी सी अपन क्यू आर के बराबर है, ये हमने देखा है अभी। तो इसका मतलब हम यहाँ पे इसके जगह पे ए बी अपन पी क्यू की जगह पे बी सी अपन क्यू आर भी रख देंगे। तो बी सी अपन क्यू आर रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, बी सी अपन क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह से जब यहाँ पे आप बी सी की जगह पे बी सी अपॉन क्यू आर की जगह पे ए बी अपॉन पी क्यू भी तो रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा क्या, इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू के स्क्वायर, ठीक है। और जब ये सब ये ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, ये सब सी ए अपॉन आर पी के बराबर है, तो इसका मतलब इसके जगह भी सी ए अपॉन आर पी रख सकते हैं, इसके जगह भी सी ए अपॉन आर पी रख सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ से ये भी आ जाएगा कि सी ए अपॉन आर पी, सी यहाँ पे रख सकते हैं ना, यहाँ पे रख देंगे तो सी ए अपॉन आर पी का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, बराबर हो गया। अरे बराबर हुआ या नहीं हुआ, तो हमने प्रूफ कर दिया। इसमें क्या लगा प्रूफ करने में, सिंपल है। आपको सिमिलर ट्रायंगल दे रखा है, दो ट्रायंगल ले लो, एल्टीट्यूड डाल दो, ठीक है। एल्टीट्यूड डालने के बाद सिंपल बेसिक फॉर्मूला दोनों लिख दो, दोनों को डिवाइड कर दो और लिख लो। और वापस से ये जो ए एम अपॉन पी एन है, इसको हटाने के लिए हमने इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर बता दिया, उससे हमने कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो लिख लिया और फिर हम यहाँ पे इसको प्रूव कर दिया। बिल्कुल सिंपल है, समझ में आया? अरे समझ में आया या नहीं आया बता दो। तो यदि मैं ये तो हमने क्या देखा कि इसके जो स्क्वायर हैं, मतलब साइड जो है इसका रेशियो, जो एरिया का जो रेशियो है वो साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। समझ, सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का रेशियो साइड के स्क्वायर के रेशियो, कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। तो मैं यदि थेल्स की बात करूँ, मैं थेल्स कहाँ समझाया था, थेल्स पे जब मैं आऊँ यहाँ पे, जब मैं थेल्स पे आऊँ, ये थेल्स जब समझाया था, तो इस पर यदि मुझे एरिया का स्क्वायर लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, एरिया यदि लिखना होगा, एरिया ऑफ ए डी ई डिवाइड बाय एरिया ऑफ ए बी सी, एरिया ऑफ ए बी सी। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, अब यहाँ पे आपको यदि ये दोनों सिमिलर था, ये दोनों ट्रायंगल, सॉरी यहाँ पे मैंने आपको समझाया नहीं, आपको पहले ये समझना होगा। तो आपको पहले देखो, हमने यहाँ पे क्या कौन सा ट्रायंगल लिया है, ए डी ई लिया है और ट्रायंगल ए बी सी लिया है, ठीक है, ट्रायंगल ए डी। तो पहले आपको ए डी, आप जो ट्रायंगल दिख रहा है ना, ट्रायंगल ए डी ई, ट्रायंगल ए डी ई और ट्रायंगल ए बी सी, ये दोनों सिमिलर है या नहीं है, ये बता दो तुम, तो सिमिलर है या नहीं है ये बताओ पहले। बिल्कुल सिमिलर है। कैसे सिमिलर है कि देखो ये एंगल क्या है, ये एंगल आपस में मतलब ये दोनों तो कॉमन है, एंगल ए कॉमन है, मतलब एंगल ए दोनों में बराबर है, ठीक है। और ये बी सी और डी ई पैरेलल है, तो डी सी और बी पैरेलल है, मतलब ये इस बड़े वाले ट्रायंगल जो मोटू ट्रायंगल ए बी सी दिख रहा है, इसका ये एंगल और इसका ये एंगल बराबर नहीं होगा कॉरस्पॉन्डिंग साइड से, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से, और इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये हो जाए, मतलब तीनों एंगल इसमें क्या है, बराबर है, तीनों एंगल क्या है, बराबर है। और तीनों एंगल बराबर का मतलब हम यहाँ से बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर है किसके, ट्रायंगल ए बी सी के, ठीक है। और जब बराबर है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो बराबर हो जाएंगे। तो मतलब यहाँ से लिखेंगे ए डी अपॉन ए बी, ए डी अपॉन ए बी, मतलब ए डी अपॉन ए बी, ए डी अपॉन ए बी। अब देखो यहाँ पे लिखने का तरीका कैसे हम लिख रहे हैं, हम ए डी लिए हैं, हम ए डी ले रहे हैं, ए डी किसके सामने एंगल ले रहे हैं, इस एंगल के सामने का साइड ले रहे हैं। तो अगला वाला जो बड़े वाला ट्रायंगल आएगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन है, ये बराबर है ना, तो बड़े वाले ट्रायंगल में ये एंगल लेंगे और इसके एंगल के बराबर क्या, इस एंगल के सामने साइड कौन है, ए बी, तो डेट मीन हमने ए बी लिया, ठीक है। इसी तरह से आप इसको जब लोगे तो इसमें क्या आएगा, ए ई आएगा, इक्वल टू ए ई अपॉन क्या, ए ई अपॉन बी सी, बी के सामने ए सी, तो ए ई अपॉन ए सी इक्वल टू, और ए के सामने क्या है, ए के सामने छोटे वाले ट्रायंगल में डी ई है, तो डी ई लिखा जाएगा, और इसमें एंगल ए के सामने बी सी है बड़े वाले ट्रायंगल में, तो ये हो गया। और जब ये रेशियो लिख लिया तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, हम इसका एरिया, यदि दोनों का एरिया पूछा जाए कि ए डी ई और बड़े वाले ट्रायंगल का रेशियो बताओ थेल्स थ्योरम में, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इसका करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर हो जाएगा, ए डी अपॉन ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी का स्क्वायर इक्वल टू डी ई अपॉन बी सी का स्क्वायर। समझ में आया? तो ये चीज़ आपको थेल्स थ्योरम में ध्यान रखना था, क्योंकि थेल्स थ्योरम में जब आपको कभी एरिया ये पूछ दिया जाए, ठीक है, तो एरिया पूछ दिया जाए तो आप इसको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि थेल्स थ्योरम में ये दोनों जो छोटू ट्रायंगल और ये मोटू ट्रायंगल पर सिमिलर हो जाते हैं, और सिमिलर होने का मतलब फिर इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो बराबर हो जाएंगे, और कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के बराबर मतलब हम एरिया के, जो हमने अभी एरिया को प्रूव किया उसके हिसाब से हम ऐसे लिख सकते हैं इसको। समझ में आया? तो आप इसको ध्यान रखिएगा।
ओके, अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे क्राइटेरियन ऑफ द सिमिलरिटी ट्रायंगल। ठीक है, मैं एक ही दिन में एक ही लेक्चर में कंप्लीट नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि आराम से इसको मैं पार्ट बाय पार्ट समझाना चाहता हूँ। ठीक है, ताकि आपको ज्योमेट्री काफ़ी आसान लगे, बहुत ईजी लगे, समझ में आया। सो चलिए हम इसी नोट पे आज वीडियो को एंड करते हैं, फिर मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग डायनेमिक एजुकेशन।